हेलो, ऑनलाइन आ जाइए सभी लोग। परफेक्शन केस से आज में आपका स्वागत है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। हेलो, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। 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 आलोक, दिनेश, गुड इवनिंग। चंद्रवंशी सर, आलोक, 8 बच्चे अभी ऑनलाइन हैं। जल्दी आइए सभी ऑनलाइन। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। 8 बच्चे ही ऑनलाइन है अभी। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। 8 ही बच्चे ऑनलाइन है, जल्दी आ जाइए। हेलो, सभी शेयर करें जल्दी जल्दी। हेलो, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाइए। 8 ही बच्चे अभी ऑनलाइन हैं। शेयर करें लेक्चर को जल्दी जल्दी, तो जुड़ेंगे लोग। 8 बच्चे ही ऑनलाइन है अभी। 9 बच्चे, जल्दी करिए। जब एग्जैक्ट टाइम पे मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ तो क्यों नहीं आते हो आप लोग? 9 बजे यानी 9 बजे मैं आ जाता हूँ करेक्ट। हेलो, ऑनलाइन आ जाइए जल्दी। 9 ही बच्चे हैं। लगता है आज पढ़ने का मूड नहीं है तुम लोगों का। हेलो, हेलो, जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 10 ही बच्चे हुए हैं, जल्दी कीजिए। जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। 10 बच्चे ही ऑनलाइन अभी। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी। 10 ही बच्चे हैं। 11, जल्दी करिए। 12, 14, जल्दी ऑनलाइन हो जाइए। 15 से ज़्यादा, जल्दी ऑनलाइन आइए। और आइए, जल्दी आइए, ऑनलाइन आइए। 15 ही हुए अभी, 16 नहीं हुए। आलो, झूठ बोल रहा, सामने दिख रहा है मुझे। जल्दी 16। मनीषा आ गई है, चलो ठीक है। 16 हो गए हैं, बस 16 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कोरम अभी तो पूरा हुआ है, बीच में नहीं टूटना चाहिए कोरम। इसलिए 16 के 16 ही बच्चे हैं। लेक्चर को शेयर कर दो। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। कंटिन्यू करेंगे हम संविधान के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक किसे कहते हैं? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में क्या होता है? संविधान का जो अनुच्छेद है 114 में इसका वर्णन है। पहली चीज तो ये विनियोग विधेयक का। और इसमें यह होता है कि सरकार को जो भी पैसा खर्च करने की शक्ति होती है, वो कहाँ से पैसा खर्च करती है सरकार? संचित निधि से। कंसोलिडेट फंड से, कंसोलिडेट फंड से सरकार क्या करती है? पैसा खर्च करती है। संचित निधि में सब पैसा इकट्ठा होता है सरकार का। संविधान का आर्टिकल 267। संचित निधि। संचित निधि क्या है? जिसमें सरकार के सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब सरकार जो भी जमा करती है, जैसे इनकम टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स है, वेट टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जितने भी प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब के सब कंसोलिडेट फंड में जाके क्या होते हैं? जमा होते हैं। संविधान का आर्टिकल 267 में, संविधान का जो आर्टिकल है 267, उसमें संचित निधि क्या होती है? जमा होती है। हमेशा ध्यान रखना, सरकार को जो भी टैक्स से आय होगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट,
वो संविधान कंसोलिडेट फंड में क्या किया जाएगा, उसमें जमा किया जाएगा। अब सरकार क्या करती है, एक बजट पारित करती है प्रतिवर्ष, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होता है। 31 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य बजट क्या होता है, पारित होता है, जिसमें बजट में क्या होता है, अनुदान मांगे होती हैं। अनुदान मांगे किसकी होती हैं, विभागों की। विभागों की क्या होती है, इसमें अनुदान मांगे बजट के माध्यम से क्या की जाती है, होती है। तो इन अनुदान मांगों पर वित्त मंत्रालय क्या बनाता है, एक ड्राफ्ट बनाता है बजट का, और वित्त मंत्री उसे संसद में जब पेश करता है, तो जो बजट होता है उस बजट पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद फिर उस पर क्या होता है, मतदान होता है, और मतदान के बाद फिर संसद को विनियोग विधेयक के माध्यम से फिर क्या होती है, उस संचित निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति मिल जाती है। अर्थात विनियोग विधेयक वह विधेयक है जिस विधेयक के पारित होने के पश्चात सरकार को कंसोलिडेट फंड से पैसा खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो एक पूरा जो बजट है, जो बजट प्रस्तुत किया है वित्त मंत्री ने, वो अंत में विनियोग विधेयक के माध्यम से ही क्या होगा, अप्रूव होगा। जिस दिन विनियोग विधेयक पारित होगा, सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात सरकार का जो कंसोलिडेट फंड है, उस फंड से पैसा आप ऐसे नहीं खर्च कर सकते। उसके लिए संसद से आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक विधेयक पारित करवाना पड़ेगा। वो विधेयक क्या कहलाएगा, विनियोग विधेयक। तो अति लघु उत्तरी का सवाल है 2 लाइन का, तो उसमें क्या लिखोगे, विनियोग विधेयक संविधान के आर्टिकल 114 में सम्मिलित है। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये कहलाता है आपका, ये आपका है विनियोग विधेयक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गए, 13 ही बच्चे हो गए। आलोप, क्या हो रहा है, 13 ही बच्चे हैं, 12। देख लो यार, आगे कंटिन्यू क्लास करना है कि नहीं। आज तो पढ़ा देता हूँ। 12 ही बच्चे हैं, बच्चे और 11 हो गए। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। 11 ही बच्चे हैं, 11 बच्चों में क्लास नहीं चलेगी, ध्यान रखें। 12 बच्चे में 15 बच्चों के बिना क्लास नहीं चलेगी। पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ तुम लोगों को मेंटेन रखना है कोरम। अब वो कैसे रखोगे तुम जानो, अदरवाइज क्लास एक दिन ख़त्म हुई तो फिर अगली बार क्लास मेरे से चालू करवाना असंभव है, ये भी ध्यान रखना। फिर आप कितना भी फ़ोन करोगे, कुछ भी करोगे, क्लास चालू नहीं होगी। ये सुविधा मिली है तो इसका फ़ायदा उठा लो, अदरवाइज क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। 14 बच्चों में भी क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। 15 बच्चे हैं ना, 15 बच्चे जब तक नहीं आएंगे क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। उस दिन भी कोरम जो टॉपिक था उसके बाद क्लास ख़त्म हो गई थी। आज भी मेरे को हालत ऐसी दिख रही, 14 बच्चों में क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। ठीक है, जब तक 15 बच्चे ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। तो देख लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, या आपके ऊपर ही है, या आपके पास पूरा 24 घंटे का समय होता है क्लास के बाद। आप अपने प्रयास करो कि कम से कम 15 बच्चे तो लाइव रहें, उसके बाद ही क्लास रहेगी। आप सोच रहे हो कि सिर्फ सर के पास इतना टाइम है और पढ़ा देते हैं, तो फिर ये गलत बात है आप लोगों की। आप इतना भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं यदि क्लास का डेकोरम, तो इस क्लास को लेने से कोई मतलब नहीं है। 12 बच्चों के लिए कोई क्लास इतनी मेहनत मैं करूँगा नहीं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, 12 बच्चों में क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। देख लीजिए, अब आपके ऊपर, आप भले शेयर कर रहे हैं, लेकिन 12 या 13 बच्चे ही यदि देखेंगे तो क्लास कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मैंने बोला है, जब तक 15 बच्चे नहीं होते हैं, जब तक आगे नहीं बढ़ेगी क्लास। पहले भी बोल चुका हूँ मैं कि आपको आपके व्यक्तिगत प्रयास करना है, आपके दोस्तों को जोड़ना है। ये चीज़ें भूल जाइए। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में चलता था कि आप क्लास में आते थे और अपने किसी को बताते नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया पूरी खुली है। यहाँ पे आपको प्रयास करना ही पड़ेंगे। जब तक आप आपके दोस्तों को नहीं जोड़ोगे, अपने लोगों को नहीं जोड़ोगे, जब तक क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। 14 बच्चे हैं, 2 या 3 मिनट में और आपसे बात करूँगा और क्लास यहीं ख़त्म हो जाएगी फिर। अब आप देख लीजिए, 14 बच्चे हैं, 14 बच्चों में आगे क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। देख लीजिए, आप कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास अब आपको ही करना है।
14 बच्चे हो गए हैं, और कोशिश करिए। जब तक 15 बच्चे नहीं हो जाते, जब तक क्लास कंटिन्यू नहीं होगी। हाँ, आपको व्यक्तिगत प्रयास करना है। आलोप सभी को प्रयास करना है। आलोप अकेला नहीं करेगा प्रयास। आलोप को अकेला नहीं पढ़ना है। जो भी पढ़ना चाहते हैं उनको प्रयास अपने स्तर पर या आने वाले 24 घंटे में करना ही है। ये ना सोचे कि दूसरा कर लेगा और 15 बच्चे हो जाएंगे और क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। जिस दिन क्लास ख़त्म हो गई, यूँ समझ लेना उस दिन ख़त्म हो गई क्लास। फिर ऑनलाइन जो क्लास के पैकेज है उनको ज्वाइन कर लेना। बड़ी बड़ी क्लासों के पैकेज है 10-10, 20-20 हज़ार के, उनको ज्वाइन करो और उनको ज्वाइन करके पढ़ाई करो अपनी, है ना। ठीक है, चलो आज तो 17 हो गए हैं तो ठीक है। कोशिश अब आपको ही करना, ध्यान रखो, क्योंकि 15 के 15 में 15 नहीं रहते हैं, थोड़ी देर में फिर सब गायब हो जाते हैं। अगला है तो विनियोग विधेयक क्या है। विनियोग विधेयक वह विधेयक है जिस विधेयक के पारित होने के पश्चात सरकार को संचित निधि से पैसा खर्च करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संविधान का आर्टिकल 114 में इसका उल्लेख। अगला है लेखानुदान। लेखानुदान, इसको समझते हैं। लेखानुदान क्या होता है। बजट रखा वित्त मंत्री ने संसद में। कहाँ रखा? संसद में। अब बजट पे क्या होगी? चर्चा होगी। विपक्ष अपनी तरफ से कुछ क्या रखेगा? कटौती प्रस्ताव रखेगा। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, है ना। तो इस तरीके के कुछ प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखे जाएंगे और उसके बाद चर्चा के बाद फिर उसके बाद अंत में क्या होगा? मतदान होगा और फिर विनियोग विधेयक क्या हो जाएगा आपका? विनियोग विधेयक क्या हो गया आपका? पारित हो गया। अर्थात बजट में जो भी राशि है उसको खर्च करने की शक्ति सरकार को संचित निधि से प्राप्त हो गई। ये पूरा प्रोसेस है। अब सीधी बात है, 28 फरवरी को या लास्ट वर्किंग डे को क्या होता है? फरवरी माह में बजट संसद में रखा था और 1 अप्रैल से नया बजट क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। तो संसद के पास मात्र मार्च महीना ही रहता है जिसमें वो क्या करेगा? इस पर चर्चा भी करेगा, विपक्ष की जो कटौती प्रस्ताव है उस पर भी विचार करेगा और विनियोग विधेयक भी पारित होगा और अंत में मतदान भी होगा और उसके बाद विनियोग विधेयक भी पारित होगा। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 से 2.5 माह संसद को लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को करने में। 28 फरवरी से लेकर तो लगभग मार्च का महीना भी निकल जाता है, अप्रैल का महीना भी लगभग निकलने वाली स्थिति आई जाती है। लेकिन सभी विभागों को बजट कब चाहिए? सभी विभागों को बजट चाहिए कब? 1 अप्रैल को ही चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, विनियोग विधेयक को पारित होने में टाइम लगता है, 2 माह भी लग सकते हैं। और यदि कोई बड़ा बजट बनाया है, कोई विशेष परिस्थितियां हुई हैं तो फिर और टाइम भी लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में बजट जो है 2 से 2.5 माह तक खिंचा जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में लेखानुदान पारित करता है संसद में। क्या रखा जाता है? सरकार के द्वारा लेखानुदान रखा जाता है। लेखानुदान में यह है कि जो भी अनुदान मांगे विभाग द्वारा रखी गई है। ठीक है, जैसे यदि विभाग ने 100 रुपये मांगे हैं तो उसका 1/6 भाग बिना चर्चा के और बिना मतदान के ही क्या कर दिया जाता है? स्वीकृत कर दिया जाता है। 1/6 भाग बिना चर्चा के मतदान के ही क्या कर देते हैं? स्वीकृत कर देते हैं, ताकि 1 अप्रैल को जो भी विभाग ने 100 रुपये मांगे हैं उसका 1/6 भाग उसको मिल जाए और उसका काम 1-2 महीने तक चल जाए। अप्रैल का माह और ज़्यादा से ज़्यादा मई का माह उसका लेखानुदान से चल जाए। फिर उसके बाद शेष जो बचा भाग है वो रिलीज हो जाता है विनियोग विधेयक जिस दिन पारित होगा। तो लेखानुदान में विभागों के द्वारा मांगी गई कुल अनुदान मांगों का 1/6% भाग जब संसद बिना चर्चा और मतदान के या बिना विनियोग विधेयक के पारित कर देती है तो इसे क्या बोला जाता है? लेखानुदान कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे लेखानुदान कहा जाता है। ठीक है, तो विनियोग विधेयक क्या था? विनियोग विधेयक वह विधेयक था जिस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार को
संचित निधि से पैसा निकालने की क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। इस पूरे प्रोसेस में क्या लगता है, टाइम लगता है, 2 से 2.5 महीने का टाइम लगता है। तो जब तक विभागों को कैसे पैसा टेम्परेरी एडवांस क्या दिया जाएगा, तो जो कुल अनुदान मांगे हैं उसका 1/6 भाग पहले से ही क्या कर दिया जाता है, स्वीकृत कर दिया जाता है। उसे क्या बोलते हैं, लेखानुदान कहते हैं। तो ध्यान रखना, अति लघु उत्तरी में सवाल आ सकता है ना। अगला सवाल है प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। 16 बच्चे ऑनलाइन हैं, बिल्कुल बाउंड्री पे बैठे हो तुम लोग, कभी भी क्लास खत्म हो सकती है। 2 बच्चे यदि कम हुए तो क्लास 18 हो गए, चलो ठीक है 17 हो गए। पर प्रयास करो तुम लोग, व्यक्तिगत प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, कम से कम 30-35 लोग जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे बाउंड्री पे क्लास तो नहीं चल पाएगी कि 15 से 20 बच्चे ऑनलाइन रहेंगे। तो ये नहीं लगता कि 15 से 20, सब अपनी सुविधा देखते हैं। उनको ये मतलब नहीं कि सारा समय पर ऑनलाइन हो जाते हैं, वो तो अपने हिसाब से आते हैं सब। उन्हें क्या, वो ये भी सोचते हैं बच्चे के पढ़ा हुआ है सर की टाइमलाइन पे लेक्चर, तो वो डिलीट भी करना पड़ेगा, ये तो मेरे को सोचना पड़ रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे पंकज हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता वाकई में, तो उनको बड़ा नुकसान हो जाता है आप लोग के कारण। उन लोगों के लिए मुझे टाइमलाइन पर रखना पड़ता है, और आप उसका क्या कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो उस सुविधा का। 13 बच्चे ऑनलाइन है, जल्दी से आ जाइए। कहाँ चले गए जल्दी, 13 बच्चे ऑनलाइन है, देख लीजिए आज क्लास। मेरे को नहीं लगता कि कंटिन्यू रह पाएगी। 13-14 बच्चों में क्लास चलाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। 14 बच्चे हैं ऑनलाइन, करो प्रयास करो, जोड़ो अपने दोस्तों को, फ़ोन करो, कुछ भी करो, है ना। ये आप प्रयास करना पड़ेंगे आपको व्यक्तिगत। अब ये मत सोचे कि बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा कि आप जा रहे हैं कोचिंग और बता नहीं रहे हैं किसी को। यहाँ पे तो बताना पड़ेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तो ही तो मेरे लिए मोटिवेशन है वो। नहीं तो क्या मिल रहा है इस क्लास से मुझे पढ़ाने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा लेक्चर जाना ही चाहिए, अदरवाइज़ मेरे को इसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि यदि 6 महीने बाद यदि ऑफलाइन क्लासें लगती हैं, तो इस लॉकडाउन में जो मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए निःशुल्क पढ़ाने की, तो उसका लाभ मुझे ऑफलाइन क्लास में जब मिलेगा, जब मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। यदि मेरे ही 17 पढ़ाए हुए बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं वही यदि इस मेरे लेक्चर को देखना है, तो इस क्लास का मेरे लिए तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, है ना। आपके लिए भली फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए आप लोग जो 17 लोग हो या 15 लोग हो, बार बार एक ही बात बोलना पड़ रही है मुझे कि आप अपने व्यक्तिगत प्रयास क्यों नहीं करते हैं। आने वाले 24 घंटे में आप 10 लोगों को फ़ोन क्यों नहीं लगाते जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि आपके संपर्क में 10 बच्चे नहीं होंगे। मेरे संपर्क में कम से कम 150 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो आपके संपर्क में तो और ज़्यादा होंगे। आप तो मार्केट में हो। प्रयास करो ज़्यादा से ज़्यादा। 15-16 बच्चे हो रहे हैं अभी ऑनलाइन, देखो आगे, ठीक है। अगला है प्रथम संविधान संशोधन। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में। 1951 में हुआ प्रथम संविधान संशोधन, और इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, नवी अनुसूची जोड़ी गई। अर्थात ये आपको आएगा अति लघु उत्तरी में, तो आपको क्या लिखोगे, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, और इसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। अभी नवी अनुसूची क्या है, तो नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानून डाले गए। क्या डाले गए, भूमि सुधार कानून डाले गए। अर्थात वे कानून जो किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कानून क्या कहलाते हैं, लैंड रिफॉर्म लॉ कहलाते हैं। और सीधी बात है कि जब 1951 में लैंड रिफॉर्म सरकार बनाएगी कानून, तो जो बड़े जमींदार लोग हैं या जागीरदार लोग हैं जिनके पास बहुत सारी भूमि है, वो क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे। क्योंकि लैंड रिफॉर्म बनेगा किसके लिए, किसानों के लिए। तो वो इस कानून को चुनौती देंगे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नवी अनुसूची जोड़ी गई और कहा गया कि इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशली रिव्यू नहीं हो सकता। अर्थात जो भी सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया है उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ये इसकी बेसिक बात है अति लघु उत्तरी सवाल। और थोड़ा सा यदि आगे जाएं तो
आने वाली सरकारों ने क्या किया, भूमि सुधार कानून तो बन गए जितने बनने थे, उसके बाद भी नवी अनुसूची में ऐसे कानून बनाए जिनका डर था उन्हें कि उन्हें कोर्ट में क्या दे दी जाएगी, चुनौती दे दी जाएगी, तो उन सबको इसमें जोड़ा जाने लगा नवी अनुसूची में। तो सन 2007-8 में एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि नवी अनुसूची में अब जो भी कानून आप डालोगे उसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है अब आज की तारीख में। ये उस समय की स्थितियां परिस्थितियां अलग थी 1951 में। उस समय नया नया देश आजाद हुआ था, अधिकांश जमीन जमींदारों के पास थी, लैंड रिफॉर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। इसलिए सरकार ने किया कि जो भी कानून हम बनाएंगे, जमींदार उन्मूलन कानून बनाए जाएंगे, काश्तकार सुधार अधिनियम बनाया जाएगा। तो ये जो अधिनियम बनाएंगे तो लोग इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में क्या दे देंगे, चुनौती दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में नवी अनुसूची लैंड रिफॉर्म और किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अब वो जो उद्देश्य था पूरा हो गया। अब जितने भी कानून बनने थे लैंड रिफॉर्म के वो पूरे हो गए। अब उसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो एक प्रकार से नवी अनुसूची की प्रासंगिकता एक प्रकार से खत्म हो गई थी। किंतु सरकार ने क्या किया, जो दूसरे कानून भी बनाने थे जिसमें उन्हें डर था कि इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, उसे नवी अनुसूची में जोड़ना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। तो नवी अनुसूची अपनी प्रासंगिकता को क्या करने लगी, खोने लगी, डेंसली पॉपुलेटेड हो गई। एक शब्द बोला था कि डेंसली पॉपुलेटेड हो गई, अर्थात इसका घनत्व जो है, इसकी जनसंख्या जो है, इसमें जोड़े गए विषयों की जनसंख्या क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई आवश्यकता से। लगभग 600 से 700 अधिनियम भूमि सुधार के अलावा भी इसमें डाल दिए गए। सरकार को बनाना है, टाढ़ा बनाना है तो नवी अनुसूची में डाल दो, पोटा बनाना है नवी अनुसूची में डाल दो, कोई सा भी ऐसा अधिनियम मीजा बनाना है नवी अनुसूची में डाल दो, 50% से ज्यादा आरक्षण भी देना है तो भी इसमें डाल दो। तो ऐसी स्थिति में फिर 2007-8 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नहीं, अब नवी अनुसूची में जो भी विषय डालोगे उसका जुडिशली रिव्यू होगा। अभी अपन बात अति लघु उत्तरी की कर रहे थे, तो अति लघु उत्तरी में होगा कि प्रथम संविधान संशोधन अर्थात 1951 के द्वारा किया गया, जिसमें नवी अनुसूची में भूमि सुधार कानून जोड़ा गया जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए पिक्चर। 3 नंबर अर्थात ये देखो 3 बातें आ रही है इसमें, 1 2 या 3, ये 3 बात आपको करना ही। ऐसा नहीं करना कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, अपन ने सोच लिया कि हो गया बस अब अपना काम, और ज्यादा से ज्यादा तारीख लिख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत भूमि सुधार कानून जोड़ा गया जिसका कि जुडिशली रिव्यू नहीं होगा। इतना लिखना है आपको 2 लाइन में, तो आपको 3 में से 3 नंबर मिल सकते हैं। मैंने बार बार बोला है, अति लघु उत्तरी में आपको 3 बातें तो लिखना ही है कम से कम कोशिश करके। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें से फैक्ट भी पूछ सकता है वो, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि 3 बार ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरी में उसमें कुछ बातें छुपी होती हैं, तो आपको इस तरीके से हल करना है। जैसे विनियोग विधेयक का बताया था, विनियोग विधेयक संविधान के आर्टिकल 114 में संचित निधि से पैसा खर्च करने की क्या मिलती है, इसमें शक्ति मिलती है। ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या आया था आपका, लेखानुदान। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होता, सरकार 1/6 राशि विभाग की अनुदान मांगों की एडवांस में क्या कर देती है, स्वीकृत कर देती है। ये लेखानुदान है, सिंपल सी बात। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर 14-15 से काम नहीं चलेगा। राहुल खोजे 20 कहाँ है, राहुल 20 लिख रहा, कहाँ है 20, 14 ही तो दिख रहा है, 16। ऐसे काम नहीं चलेगा। 16-17 व्यक्तिगत प्रयास आज क्लास के बाद करना है तुम लोगों को, ये ध्यान रखो। ठीक है, अदरवाइज रोज रोज मैं ऐसा बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में रोज रोज ऐसा बोलना अच्छी बात भी नहीं है। अब आपको ये सब कोशिश करना है। ये आज आखिरी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, रोज रोज ये मैं इस तरीके से बोलूँगा नहीं, क्लास खत्म हो जाएगी, बस वो आखिरी हो जाएगी उस दिन। किसी भी दिन अब मैं आखिरी क्लास कर दूंगा, बीच में बोलूँगा भी नहीं। ठीक है, तो आपको प्रयास करना है। आप भले फ़ोन लगाओ बच्चों को, कुछ भी करो, आपसे जुड़े हुए लोगों को 5-5 लोगों को जोड़ो। 10 बच्चे भी हो तो 50 बच्चे होते हैं। मात्र 10 बच्चे भी यदि मेरा लेक्चर जोड़ना है, देख रहे हैं, और 5 बच्चों को भी जोड़ते हैं तो 50 बच्चे होते हैं ऑनलाइन लाइव। 20 बच्चे ऑनलाइन हो आप, 21। वो भी रोज रोज बोलना पड़ रहा है उसके लिए, जैसे कोई मुझे बहुत बड़ा काम हो तुम लोगों का। ठीक है, चलिए आगे। कोई क्लास नहीं पढ़ा रहा, कोई कौन उज्जैन में पढ़ा रहा आपको बताओ ऑनलाइन? किसी ने सोचा आपके बारे में कि लॉकडाउन में कौन क्लास वाला है जो सोच रहा है कि चलो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग के, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, ये करेंगे, टीचर पीपीपी किट पहन के आएगा, बच्चों को थर्मल स्कैनर से देखेंगे। इतनी यदि कोचिंग क्लास वालों को बच्चों को पढ़ाने का वो है, बच्चों को पढ़ाने की इच्छा है,
तो मेरे जैसे मेरा तरीका अपना के ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा देते हम? उनके अभी 2 या 3 टीचर ही पढ़ाएंगे ना, मुख्य परीक्षा भी पढ़ाएंगे तो 2 या 3 टीचर पढ़ाएंगे, तो उनको बोल दें 1-1 घंटे। तो जब ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, मैं करने को तैयार हूँ, तुम आप लोग थोड़ा इनिशिएट करेंगे तो आनंद सर का भी लेक्चर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है? क्योंकि एक बोर्ड जो मेरा पुराना वाला था वो फ्री हो गया है, बस अब आप लोगों के रिस्पांस की वजह से रुका हुआ मामला। अगला लेक्चर आनंद सर का भी हो सकता है, उसके बाद सुमेधा मैम का भी हो सकता है, सबका हो सकता है। वो ओरिजिनल क्लास जो हमारी चलती थी वैसे ही क्लास चल सकती है, पर उसके लिए इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आप कम से कम अपने 4-5 लोगों को जोड़ के, 15 तो मिनिमम है, पर 15 से काम नहीं चलता ना। 15 में कभी भी 12 हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ज़्यादा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ठीक है? अभी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आने वाला जो भी समय है 2-3 महीने का ऑनलाइन में, तो उसका लाभ मुझे भी मिलेगा, ठीक है? चलिए अगला है आपका सहकारी संघवाद किसे कहते हैं। अभी सिर्फ अति लघु उत्तरी में बात कर रहे हैं, इस पर दीर्घ उत्तरी सवाल भी आ सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव। सहकारी संघवाद में क्या होगा, हमारे 2 तरह की सरकारें होती है, एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकारें होती है। अरे कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसको बिल्कुल छोटा करके देख लो, उसके टुकड़े कर लो, आखिर कहना क्या चाह रहा है। कुछ भी नहीं है सहकारी संघवाद में, देखना केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, दोनों के बीच में क्या है, विषयों का बंटवारा है, अर्थात कानून का क्या है, कानून का बंटवारा है। कैसा बंटवारा है, कुछ पर कानून केंद्र बनाते हैं, कुछ पर कानून राज्य सरकारें बनाती है, कुछ पे कानून दोनों मिलकर बनाते हैं। तो सहकारी संघवाद यह होता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी समन्वय से, सह-अस्तित्व की भावना के साथ मिलकर जब काम करती हैं, तो ऐसा वाद क्या कहलाता है, सहकारी संघवाद कहलाता है। अर्थात कुछ काम केंद्र करती है, कुछ काम राज्य करता है, कुछ काम दोनों मिलकर करते हैं। कुछ कामों में यदि विवाद की स्थिति बन जाती है तो केंद्र का कानून मानना होता है। तो इसमें ये आपसी सहयोग से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा ही था, कोरोना का महामारी जब शुरू हुई तो मार्च महीने में सेंट्रल की पूरी जिम्मेदारी, सेंट्रल ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली। फिर धीरे धीरे सेंट्रल ने जब अपने प्रयास पूरे कर लिए तो उन्होंने फिर राज्य सरकार पर अपने क्या कर दिए, प्रयास छोड़ दिए। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, है ना। पीएम ने भी मीटिंग ली तो सभी सीएम को आपस में बुलाया। क्यों बुलाया, यदि स्थिति मान लो शुरुआत के जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसी में कंट्रोल में आ जाती, तो दूसरे या तीसरे लॉकडाउन में सीएम को बुलाने की जरूरत पड़ती या नहीं पड़ती, है ना। क्यों पड़ी, क्योंकि हम किस बात पे काम करते हैं, सहकारी संघवाद। अर्थात जो भी हमारी समस्याएं हैं या जो भी हमको कानून बनाना है या जिस भी समस्या का समाधान करना है वो हम मिलके करेंगे साथ में। सहकारी संघवाद अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आपसी सह-अस्तित्व की भावना के साथ मिलकर जब कार्य करती है तो उसे सहकारी संघवाद कहा जाता है, ठीक है। सहकारी संघवाद आप लिख लीजिए, इसमें अति लघु उत्तरी में यही सवाल आपका आ सकता है। भारत सहकारी संघवाद का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है ना। भारत सरकार जो है सहकारी संघवाद का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे देखा आपने नीति आयोग, नीति आयोग में क्या होता है, नीचे से प्लानिंग होगी, सेंटर उसको क्या देगा, अनुमति देगा। अर्थात आपको जो भी काम करना है ग्रास रूट लेवल पर आप क्या करो, प्लानिंग करो, योजना बनाओ और केंद्र सरकार उसको क्या दे देगी, अनुमति दे देगी, ठीक है। वित्त आयोग क्या करेगा, वित्त आयोग ये करेगा 5 साल में राज्यों को कितना पैसा देना है, सेंट्रल क्या करेगा, एक वित्त आयोग गठित करेगा और राज्यों को पैसा बांट देगा। तो देख रहे हो दोनों आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, सह-अस्तित्व की भावना से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और विषयों का क्या है, बंटवारा है। इसी को क्या बोला जाता है, सहकारी संघवाद बोला जाता है। इस पर बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, वो भी अब बात करेंगे आगे चल के। अगला है एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद जो है, जो छोटे राज्य होते हैं वहां पे रहता है। जैसे भारत जैसा जो राज्य या देश है वहां पर सहकारी संघवाद ही काम करेगा, क्योंकि भारत की आबादी 131 करोड़ 135 करोड़ के लगभग है। विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न लोगों की मांगे हैं, विभिन्न आवश्यकताएं हैं, विभिन्न तरह का खान पान है, रहन सहन है,
तो वहां पर एक कानून जो है ऑल इंडिया पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है यदि आपने मान लो 4 लेन की बात, 4 लेन का लिए कानून बनाना होगा, हमको तो 8 लेन की सड़कें बनाना है, तो ठीक है एमपी में, राजस्थान में, गुजरात में तो काम कर जाएगी, लेकिन उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी इलाके वहाँ पर इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। सरकार ने योजना बनाई कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए एक सेंट्रल से बहुत योजना बनती है, इसमें बहुत सारा फंड सेंट्रल से दिया जाता है, लेकिन देखेंगे कि केरल के लिए वो योजना कोई काम की नहीं। तो केरल में 92% लिटरेसी है, वहाँ पे सभी लोग साक्षर हैं। आपने योजना बनाई है बिहार को ध्यान में रख के, झारखंड को ध्यान में रख के, और ऐसे राज्य जहाँ पर साक्षरता कम है, लेकिन केरल के लिए उस योजना का क्या प्रासंगिकता है। तो इसीलिए सहकारी संघवाद जो है बड़े राज्यों के लिए क्या होता है, बहुत काम का होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद में क्या होता है, जो कानून बनते हैं वो केंद्र के द्वारा ही बनते हैं और राज्य सिर्फ उसका क्या करेगा, पालन करेगा। तो ऐसा संघवाद क्या कहलाता है, एकात्मक संघवाद, यानी पूरी सेंट्रलाइजेशन हो जाता है शक्तियों का। शक्तियां क्या हो जाती है, केंद्रीकृत हो जाती है ना। शक्तियां क्या हो जाएंगी, केंद्रीकृत हो जाएंगी, सेंट्रलाइज हो जाएंगी। एक ही जगह क्या होगा, पैसा निकलेगा। योजनाएं दिल्ली से बनेंगी और गांव की ओर जाएंगी। तो वो जैसे राजीव गांधी ने किया, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बोला था कि सेंट्रल से 1 रुपया चलता है और पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते हैं। 1986 में बात बोली थी और ऐसा वाकई में होता भी है। सेंट्रल 1 रुपया देता है और जब ग्रास रूट लेवल पर 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो एकात्मक संघवाद यदि एकात्मक संघवाद रहा तो यही स्थिति बनती है। अब हमने उल्टा कर दिया, हमने नीति आयोग बना दिया, पंचायती राज व्यवस्था कर दी हमने। तो पंचायती राज व्यवस्था हो गया, नीति आयोग होगा, वित्त आयोग हो गया, वो सहकारी संघवाद का उदाहरण। एकात्मक संघवाद में क्या होगा, शक्तियां जो है केंद्र के पास रहेंगी और राज्य सरकारें जो है वो सिर्फ क्या करेंगी, केंद्र के नियमों का क्या करेंगी, पालन करेंगे। तो जो छोटे देश होते हैं वहां पर इस तरीके का वाद जो है काम कर जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में एकात्मक संघवाद काम नहीं कर पाता। ब्रिटेन में एकात्मक संघवाद चलता है, ब्रिटेन इसका उदाहरण है एकात्मक संघवाद का, ठीक है। और अमेरिका सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, ये भी ध्यान रखना है। तो अति लघु उत्तरी में क्या कर सकते हो, जब शक्तियां केंद्र के पास होती है, राज्य सरकारें क्या करती हैं, उसका अनुपालन करती हैं, तो क्या कहलाता है, तो एकात्मक संघवाद कहलाता है। छोटे राज्यों के लिए उपयोगी है और ब्रिटिश संविधान से लिया गया है कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ भी एकात्मक संघवाद का देखने को मिलता है, कोई बता सकता है चैट के माध्यम से, कोई बता सकता है एकात्मक संघवाद का कोई एग्जाम्पल। चैट में मैं देख रहा हूँ, कोई आप बताए, कोई चैट में लिख के बताए कोई एकात्मक संघवाद क्या है, बताइए। एकात्मक संघवाद कोई चैट के माध्यम से लिखिए, एकात्मक संघवाद क्या होता है। कोई चैटिंग के द्वारा, अलोप, अंजलि, एकात्मक संघवाद का कोई एक एग्जाम्पल चैट के माध्यम से लिखिए जल्दी से। एकात्मक संघवाद भारत में भी है, ऐसा कोई है क्या कि नहीं है, कि हमारा सिर्फ सहकारी संघवाद ही है। कोई बताने का प्रयास करेगा कि एकात्मक संघवाद क्या होता है। तो जब हमारे देश में क्या लगती है, आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लग जाती है, आर्टिकल 352, 356, 360, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। उस समय केंद्र के पास क्या हो जाती है, संपूर्ण शक्तियां हो जाती है राष्ट्रपति शासन में। वहां पर भी शासन हमारा कैसा हो जाता है, एकात्मक संघवाद हो जाता है, अर्थात शक्तियां क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। अदरवाइज सामान्य परिस्थितियों में हम कैसे हैं, सहकारी संघवाद को क्या करते हैं, अपनाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अति लघु उत्तरी में 2 लाइन का आपको उत्तर लिखना है और मैं आपको 15-15 मिनट समझा रहा हूँ इसको, और जब मैं दीर्घ उत्तरी में होगा तो 1-1 घंटे समझाऊंगा। तो आराम से आप यदि ध्यान से मेरे लेक्चर को सुनेंगे और नोट कर लेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे लेक्चर तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो जिंदगी भर याद रहता है। ऐसा आपको भी होना चाहिए क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर चीज की, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे अब क्या है, प्रत्यायोजित विधान, एक नया का शब्द है प्रत्यायोजित विधान। चैट के माध्यम से किसी ने लिखा है, मनरेगा, आलोप लिख रहा है कि मनरेगा ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र की एक योजना है, वो तो उसमें राज्य सरकारों को भी रहता है, ऐसा नहीं है ना। मनरेगा ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं।
शक्तियों का केंद्रीकरण जब सेंट्रल के पास होता है तो वो स्थितियां आपातकाल में ही होती हैं हमारे यहाँ, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है ना। ठीक है, अभी अगला शब्द है प्रत्यायोजित विधान। किसे कहते हैं? प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान क्या, किसको बोलोगे आप? तो प्रत्यायोजित विधान में यह होगा, ये कानून कौन बनाता है? सीधी बात है, कौन बनाता है कानून? संसद बनाती है, सभी को पता है। सभी को पता है कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद में क्या होता है? विधेयक रखा जाता है, उस पर क्या होती है? चर्चा होती है, उसके बाद क्या होता है? मतदान होता है, और कानून क्या हो गया? राष्ट्रपति के पास जाएगा और क्या हो गया? पारित हो। लेकिन जो विधेयक है, विधेयक का जो ड्राफ्ट होता है, ये जो मसौदा होता है ना, वो कौन बनाता है? वो कार्यपालिका ही बनाती है। कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद के अंतर्गत जो सचिवालय होते हैं, सचिवालय में जो IAS लेवल के जो अधिकारी हैं, वही क्या बनाते हैं? पूरा उसका ड्राफ्ट बनाते हैं और उसे वो रखवाते हैं। उस पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतदान नहीं होता, डायरेक्ट वो क्या हो गया? बिना किसी उसके क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान का मतलब ये कि जो काम संसद को करना चाहिए, करना था, लोकसभा और राज्यसभा को करना था, उस पर चर्चा करनी थी, विस्तृत उस विधेयक की कमियां निकालनी थी, तो वो सब चीजें नहीं हो रही आजकल। अर्थात कानून बनाने का काम एक प्रकार से किसके पास आ गया? जिसको इम्प्लीमेंट करना था वो कानून बनाने लगा, अर्थात सेक्रेटरीट, मतलब मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के नीचे कौन? मंत्री तो काम नहीं करेगा। मंत्री किससे पूरा बनाएगा ड्राफ्ट? सचिवालय में सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अपर सचिव, ये लोग क्या बनाएंगे? पूरा ड्राफ्ट बनवाते हैं। मंत्री के माध्यम से क्या हो गया? वो कार्यपालिका के माध्यम से कहाँ रखा गया? संसद में रखा गया। संसद में क्या होना थी? उस पर चर्चा होनी थी, उसकी कमियां निकालनी थी, पर वो नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो रहा। संसद में संसद सदस्य उपस्थित ही नहीं हो रहे, अति महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उसमें भी गायब रहते हैं। तो ये कहलाता है कि प्रत्यायोजित विधान, अर्थात जब जो काम विधायिका का है वो काम कौन करने लगा? कार्यपालिका करने लगी। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? ये व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी प्रत्यायोजित विधान कहलाती है। अर्थात आपकी जो शक्ति को आपने क्या कर दिया? दूसरे को दे दिया। जो काम विधायिका का था वो कौन करने लगा? कार्यपालिका करने लगी। तो अति लघु उत्तर में सिर्फ एक लाइन ही का उत्तर होगा, इसमें 3-3 बातें नहीं आना। प्रत्यायोजित विधान अर्थात वह शक्ति है जिसमें विधायिका का जो काम विधान बनाने का है वो काम वह कार्यपालिका की मदद से क्या कर लेती? पूरा कर लेती है। कार्यपालिका ने जो ड्राफ्ट किया वैसे के वैसे ही क्या हो जाएगा? वो पारित हो जाएगा बिना किसी चर्चा के। तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यायोजित विधान। अर्थात जो विधायिका के लोग हैं पूरी तरह डिपेंड किस पर हो गए? सचिवालय के जो IAS लेवल के जो अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, अपर सचिव, उन पर डिपेंड हो गए। तो यह व्यवस्था क्या कहलाएगी? आपकी प्रत्यायोजित विधान कहलाती है। ठीक है, अगला एक और शब्द है, इसी से जो मिलता जुलता है, नव निरंकुशता किसे कहते हैं? नव निरंकुशता। नव निरंकुशता ये भी प्रत्यायोजित विधान से ही निकल के आया। नव निरंकुशता। ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को क्या कर दीजिए, जो नए लोग जुड़े हैं वो शेयर कर दीजिए अपनी वॉल पे, वॉच पार्टी के रूप में। 22 लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, शेयर कर दीजिए। तो नव निरंकुशता क्या कहलाती है? ये कॉन्सेप्ट है लेकर आया लॉर्ड हावर्ड। लॉर्ड हेवार्ड द्वारा दिया गया है, ब्रिटिश के हैं, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे लॉर्ड हेवार्ड। उनके द्वारा नव निरंकुशता शब्द दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब कार्यपालिका, जब विधायिका में कार्यपालिका का दखल ज्यादा हो जाए, अर्थात सचिवालय, अर्थात मैंने जो बात बोली थी वही प्रत्यायोजित विधान जो चल रहा है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट, यानी जो भी विधान बनेगा उस विधान का ड्राफ्ट कौन बना रहा है? सचिवालय से बन रहा है ना, कार्यपालिका बना रही। अर्थात जब विधान बनाने में कार्यपालिका का दखल अंदाजी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? नव निरंकुशता। कार्यपालिका में भी मंत्री तो बनाएंगे नहीं विधेयक, वो कौन बनाएगा? वो सचिवालय के कौन बनाएंगे? सचिव बनाएंगे, जो कि कौन है? एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्या है? ब्यूरोक्रेट्स हैं, या क्या है? नौकरशाह,
तो यहाँ ये शब्द आपको लिखना है कि विधायिका में बढ़ता हुआ नौकरशाहों का हस्तक्षेप नवनिरंकुशता कहलाती है। सीधी बात है, यदि मंत्री उच्च स्तर के ज्ञान वाले नहीं रहे, अर्थात उन्हें इकोनॉमी का ज्ञान नहीं है, उन्हें कैसे पॉलिसी बनाना है इसका ज्ञान नहीं है, तो पूरी तरह डिपेंड किस पर रहेंगे, सेक्रेटरीट पर डिपेंड रहेंगे। तो सीधी बात है, एक प्रकार से इनडायरेक्टली सत्ता किसके पास आ गई, ब्यूरोक्रेट्स के पास आ गई। तो वर्तमान समय में कई राज्यों में ऐसा होता है ना, कि नवनिरंकुशता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, कि जब योग्य जनता के द्वारा योग्य प्रतिनिधि विधायिका में नहीं जाते हैं तो उस समय नवनिरंकुशता की स्थिति बढ़ती जाती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हावी होते जाते हैं किस पर, विधायिका पर। तो नवनिरंकुशता एक शब्द है जो कि लॉर्ड हेवार्ड द्वारा दिया गया है, जिसमें विधायिका पर नौकरशाही क्या होती है, हावी होती है। प्रत्यायोजित विधान और ये लगभग मिलते जुलते ही क्या है, आपके शब्द है, ऐसे ध्यान रखिए। अगला है, अगला शब्द देखिए, अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व के नाम से आ सकता है। जैसे YouTube में मेरा लेक्चर पढ़ा हुआ उसमें तो ये है, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लास में नहीं आया अभी। YouTube में लेक्चर पढ़ा हुआ उसमें तो आता है ये सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द है वो शब्द आया किससे, आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद किसकी होती है, सरकार की होती है। जिसकी सरकार होगी उसकी मंत्री परिषद होगी। अब इस मंत्री परिषद के विरुद्ध यदि क्या लेकर आया गया, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या लेकर आया गया, एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया, तो एक मंत्री के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण सरकार को ही क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात क्यों कैसे आई, तो जो संसदीय शासन प्रणाली है हमारी, संसदीय शासन व्यवस्था क्या कहलाती है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका मैंने बताया था उत्तरदायी है किसके प्रति, विधायिका के प्रति, विधायिका के प्रति। अर्थात कार्यपालिका में जो मंत्री बने हैं वो कहां से आए हैं, विधायिका से आए हैं। अब विधायिका में एक मंत्री के विरुद्ध क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण मंत्री परिषद कार्यपालिका बनी किससे है, विधायिका से। तो संपूर्ण मंत्री परिषद की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके प्रति, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति या विधायिका के प्रति। यदि विधायिका, लोकसभा या संसद किसी एक मंत्री के विरुद्ध क्या कर रही है, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रही है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए संसदीय व्यवस्था में कहा जाता है कि मंत्री परिषद के सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं तो एक साथ डूब भी जाते हैं। ठीक है, तो जब कभी ऐसी स्थिति बनती है, किसी विभाग के द्वारा कोई ऐसा काम हो गया और मंत्री के ऊपर यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है, तो सरकार क्या करती है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के पहले ही उस मंत्री से क्या ले लेती है, इस्तीफा ले लेती है, ताकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव उस मंत्री के विरुद्ध न लाया जा सके। प्रधानमंत्री उस मंत्री से क्या मांग लेता है, डायरेक्ट इस्तीफा मांग लेता है, ताकि अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाए। अविश्वास प्रस्ताव में यदि मंत्री मान लो कुछ उसने बहुत ही ज्यादा कोई भ्रष्टाचार किया हो या गैर संवैधानिक काम किया हो, तो हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के कुछ लोग ही क्या करते हैं, सरकार के विरुद्ध क्या कर दें, मतदान कर दें। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है, एक मंत्री के कारण ही पूरी सरकार गिर सकती है। तो इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शब्द है इसके अंतर्गत है मंत्री परिषद। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला है, अगला और आखिरी है आज का। ऐसा तो 2-3 टॉपिक और थे, और 15 का क्वारम पूरा नहीं होने की वजह से वो टॉपिक अब आपका ही नुकसान हुआ, उसमें 5 मिनट मेरे खराब हो गए। जैसे 2-3 टॉपिक और थे, तो आखिरी टॉपिक में कर रहा हूँ। अगला है प्रोटम स्पीकर किसे बोलते हैं। मेरे यूट्यूब लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है और ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आया है, लाइव क्लास। प्रोटम स्पीकर क्या कहलाता है,
प्रोटम स्पीकर या इसको बोलेंगे अस्थाई अध्यक्ष। प्रोटम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष क्या होता है? तो क्या होता है कि जब भी नवनिर्वाचित क्या होती है, संसद होती है या विधायिका होती है या कोई विधानसभा होती है, तो नवनिर्वाचित जो संसद होगी या विधानसभा होगी, तो उस विधानसभा में जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति है, जिसकी एज सबसे ज्यादा हो और सबसे ज्यादा बार वो क्या जीता हो, चुनाव जीता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? प्रोटम स्पीकर बना दिया जाता है या अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह अस्थायी अध्यक्ष दो काम करता है। कौन काम करता है? कितने काम करता है ये? दो काम करता है। पहला तो सभी सांसद जितने भी हैं उनको क्या दिलाएगा? ये शपथ दिलाएगा। सभी सांसदों को क्या दिलाएगा? ये शपथ दिलाएगा। उसके अलावा स्थायी अध्यक्ष की क्या करेगा? स्थायी अध्यक्ष का क्या करेगा? चुनाव करेगा। और चुनाव होने के बाद जब अध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो उसे अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने का काम कौन करेगा? स्थायी अध्यक्ष। अर्थात इसके दो काम है, सभी सांसदों को शपथ दिलाना प्लस स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाना। चूंकि स्थायी अध्यक्ष इन सांसदों से ही आया है जब संसद ने शपथ ली, इसलिए अलग से स्थायी अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है, ध्यान रखना। स्थायी अध्यक्ष की कोई अलग से शपथ संविधान में वर्णित नहीं है, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष जो है संसद सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के सामने क्या ले चुका है? शपथ ले चुका है। अब आज के लिए होमवर्क ये है, चाहो तो आप चैट के माध्यम से भी बता सकते हो कि जो अभी हाल ही में लोकसभा जो हुई है 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन था, और 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रोटेम स्पीकर 2019 वाले चुनाव में और 2014 वाले चुनाव में प्रोटेम स्पीकर कौन था। उन दोनों के नाम आपको चैट के माध्यम से इसमें लिख के देना है। ये आपका आज का होमवर्क है। कहीं से भी पता करो, किताबों में पढ़ो और उसको चैट के माध्यम से लिखने की कोशिश करो। ये आज का आपका होमवर्क है और आज की क्लास अब यहीं समाप्त होती है। ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, है ना। इस कोशिश करें कि 4 से 5 बच्चों को, यदि आप पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, फ़ोन करके बात करते हैं और जुड़ते हैं ऑनलाइन क्लास से, तो 40-50 लोग यदि जुड़ते हैं तो फिर उसको 50 लोगों से 500 होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर आपके प्रयास एक बार 2 या 3 दिन करना है आपको प्रयास, उसके बाद कोई ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद फिर वो चेन रिएक्शन चल जाती है, नाभिकीय विखंडन जैसी अभिक्रिया चलेगी। ऑनलाइन में यही चलता है, तो हज़ारों सब्सक्राइबर फिर जुड़ते जाएंगे, हज़ारों लोग जुड़ते जाएंगे, पर जो आप जो 10-15 लोग हो, ये बेस हो, इनको ही आगे जाके क्या करना है? प्रयास करना है। तो बार बार मुझे ये बात ना बोलना पड़े, रोज़ रोज़ मैं ये बात नहीं बोलूँगा। आपको आगे से प्रयास करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पर ऑनलाइन हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो। कल मिलते हैं, इसका उत्तर आप चैट के माध्यम से दीजिए कि पिछली लोकसभा 2019 वाली और 2014 वाली में प्रोटेम स्पीकर कौन था। और आपको हिंट भी कर दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर था 2014 वाली में, उसका संबंध मध्य प्रदेश से है, और अभी वाली में भी जो है प्रोटेम स्पीकर, उसका संबंध भी मध्य प्रदेश से ही था, ठीक है। और जिले भी दोनों पास पास ही हैं। कोई छिंदवाड़ा में हो सकता है, कोई सागर में हो सकता है, कोई ऐसे कर दूंगा तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए। धन्यवाद। आज का लेक्चर खत्म होता है, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।